हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूं, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे पूनम जी से, जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 25 साइकिल में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और इतने हाई कट ऑफ के बाद भी यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो लगातार 2-3 साल कंसिस्टेंट एफर्ट रखना, और इस वजह से जेआरएफ पॉसिबल हुआ। सो सारी इनकी जो स्ट्रेटेजी है, समझेंगे किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को किया, सबके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम पूनम जी टू आवर प्लेटफॉर्म, और आप अपने बारे में बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। ओके मैम, मेरा नाम पूनम है मैम। और मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी किया है। ग्रेजुएशन में मैम जेडबीसी से, अपने कतवा के कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज से। और मैम उसके बाद मैंने एमए किया अपने ही कॉलेज से सोशियोलॉजी में। तो मैम मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे को सोशियोलॉजी में मतलब सोशियोलॉजी का एस भी नहीं आता था। हम्म। तो मैम मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत करी थी, मैंने 9th to 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। एंड मैम उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, मेरे को मतलब मन था कि मेरे को यूजीसी नेट देना है। तो मैम मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, उसके बाद मैम मेरे को लैंग्वेज बैरियर था। तो मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हम्म। तो उसके बाद मैम आप मिली, आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हैं। तो मैम आपका जो पढ़ाने का स्टाइल था, और मैम आप बोथ लैंग्वेज में पढ़ाती हैं। सो मैम उसके बाद मैंने आपका सर्च करा जेआरएफ अड्डा से, वहां से मैम मैंने पेड बैच लिया आपका रिकॉर्डेड। उसके बाद मैम मुझे बहुत हेल्प मिली मैम वहां से, मतलब क्या होती है सोशोलॉजी, क्या नहीं होता है, वो सब कुछ मैंने मैंने आपसे ही सीखा है। सो मैम मैंने अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करे, हम्म। उनको डिवाइड करा, एंड पीवाईक्यू मैंने शुरू से ही लगाने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल। मैम उसके और मैम मैं निरंतरता बनाए रखी अपनी पढ़ाई में, तो मैम उसकी वजह से मेरा ये जेआरएफ हो पाया है। बिल्कुल। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कंसिस्टेंसी है, लगातार कोई चीज़ को करना, 2-3 साल बाद थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है। सो ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, आपने जैसे थर्ड अटेम्प्ट में, सबसे मैं शुरुआत तो यहीं से करना चाहूंगी कि थर्ड अटेम्प्ट में जैसे आपका क्वालिफाई हुआ, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे देखो इस टाइम पे भी क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो हम्म। बच्चे ना बिल्कुल गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। जैसे जब से रिजल्ट आया, मेरे पास लगातार ये मैसेज आ रहा है कि मैम 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, नहीं क्वालिफाई हो रहा, अब बिल्कुल गिव अप करने का मन आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? ऐसे आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया? सो मैम उन सब से मैं यही बोलना चाहूंगी, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। अपनी जो पिछले जो हमने अटेम्प्ट दिए हैं उनमें अपनी कमियों को एनालिसिस करना है, बिल्कुल। एंड उन कमियों पे वर्क करना है और निरंतरता बनाए रखनी है। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। हम क्योंकि हमारी प्रेरणा पढ़ने की जो मिलती है हमें अंदर से ही मिलती है। तो हम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे तो मैम पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छे से। सो अपने आप को ऑल टाइम मोटिवेटेड रखना है, एंड अपने पेरेंट्स से ऐसे टाइम पे बातें करती रहनी है, फैमिली के टच में रहना है। डिमोटिवेट मैम मैं भी बिल्कुल। हो जाती थी बहुत ज्यादा, रोने भी लगती थी कभी टाइम। लेकिन मैम मैंने निरंतरता नहीं छोड़ी, तो मैम ये पॉसिबल हो पाया है। हाँ। और मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे हम पीवाईक्यू करते हैं तो उन बिल्कुल। चीजों को हमें रटना नहीं है। उन चीजों को जो कंसेप्चुअल अवधारणात्मक जो समझ है वो बनाए रखनी है, उस चीज को समझना है ना कि रटना है। तो ये चीज आप करोगे तो 100 क्वेश्चन अगर एक थिंकर से आ रहे हैं तो वो आप कर लोगे अगर आपको समझ है, चाहे वो बिल्कुल। कहीं से भी आ जाए, तो ये चीज। और मैम एंड टाइम जो लास्ट टाइम होता है एग्जाम्स का, तब उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाएं, उनको बारी बारी रिवाइज करते जाएं। तो ये है मैम। और दूसरा जो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे आप हिंदी मीडियम से हो, सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, मतलब ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ना बच्चे कई बार वो अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो मतलब ये सोचते हैं कि हर जगह सारी चीजें इंग्लिश में है, आगे की जो जर्नी है वो भी इंग्लिश में ही होगी, और मतलब लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। मतलब वो खुद भी ये सोचने लगते हैं कि सब जगह हमें इंग्लिश में ही मिल रहा है, तो हमारा तो होगा ही नहीं। मतलब वो कट ऑफ तो रिजल्ट तो चलो बाद में, वो पहले ही अपने लेवल पर ही गिव अप करते हैं। तो ऐसे, क्योंकि आप भी जैसे, और आपका तो पहले साइंस बैकग्राउंड रहा है, फिर आप सोशोलॉजी में आए, ऊपर से हिंदी मीडियम भी था, तो बिल्कुल नई तरीके से सारी चीजें पढ़ना। तो आपने ये जो लैंग्वेज वाली चीज है ना, उसको कैसे किया? कि आप भी मतलब ऐसे ही सिर्फ सोच के बैठ के रहते थे, या आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? तो मैम ये लैंग्वेज बैरियर के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, भाषा सिर्फ एक माध्यम है। और मतलब जो हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं सोचना है मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो पूरी पढ़ाई केवल मेरे को हिंदी में ही करनी है, ये कसम खा के नहीं बैठनी है। दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है। मैंने ज्यादातर मैम मैंने इंग्लिश में ही चीजों को मतलब पढ़ा है।
तो इस वजह हुँ। से मैम मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं यह कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने की ट्राई करें। इंग्लिश इतना टफ लेवल का नहीं होता है, इसमें हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये है मैम। अच्छा, और जैसे आपने बोला कि आपने अपने नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए, तो नोट्स बनाने का तरीका क्या है? जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि सबसे पहली बात तो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि बच्चों को लगता है कि वीडियोस देख रहे हैं, पीडीएफ हमारे पास है, तो वो पीडीएफ पीडीएफ मांगते रहते हैं, बस ये चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हमें रिवीजन में हेल्प करते हैं? सो मैम इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, सिलेबस बहुत वास्ट है, नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। बिकॉज़ ऑफ मैम इतनी सारी चीज़ें हैं वो हम ओरली नहीं याद कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशंस हैं, सो उसके लिए तो मैम नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। जैसे कि मैम मैं अपना बताऊँ तो मैंने आपके प्रॉपर पेड बैच लिया था, तो मैंने प्रॉपर अपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स भी, लॉन्ग नोट्स भी। एंड मैंने मैम कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे कि मैंने मॉडर्न थिंकर्स के लिए एस.एल. दोशी की पढ़ी थी, बिल्कुल। इंडियन थिंकर्स के लिए वीके नागला की पढ़ी थी। एंड मैम कुछ मैंने जैसे यूथ कंपटीशन का मैंने वो हाँ। ले लिया था मैम, हार्ड कॉपी ले ली थी उसकी पीवाईक्यू की, तो मैम हुँ। उससे मैं एनालिसिस करती रहती थी। तो मैम ऐसा नहीं है, थोड़ी हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ ये तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है जो भी मिल रहा है हम छापते जा रहे हैं, करते जा रहे हुँ। हैं बेवकूफियों के साथ, वो नहीं करना है। आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, उन चीजों पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, वही तो इधर उधर नहीं भागना है। एक एक मतलब कुछ ही नोट्स पर अपना पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि तुम थर्ड अटेम्प्ट में और नोट्स बना रहे हो, फर्स्ट में और बना लिए, नहीं वो नहीं करना है। आपको जो न्यू चीजें हैं उन्हें ऐड ऑन करते रहना है अपने नोट्स में, बस यही मैं कहना चाहूंगी। और मैम मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जैसे हम यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, तो मैम हमें ऐसा नहीं करना है केवल हमें यूजीसी के जो पीवाईक्यू हैं उन तक ही लिमिटेशंस नहीं रखनी बिल्कुल। है। हमें जैसे कि मैम मैंने अपना बताऊं तो मैम मैंने सेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी हुँ। मैंने मैम पीवाईक्यू करे थे। एंड बिल्कुल। एपी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैम राजस्थान का हो गया, हरियाणा का हो गया, इनके पीवाईक्यू मैं करती रहती थी। तो मैम ऐसे आपको थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करना है, चीजों को नई नई सीखते रहना है, बोरियत महसूस नहीं होने देनी है, कुछ ना कुछ न्यू करते रहें, ये मेरा मैम बिल्कुल। कहना है। और और हाँ। मैम मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कुछ बोरियत हो, जैसे कि मेरी कुछ स्किल्स थी, जैसे मैम मैं मेरा डायरी लिखना, पेड़ पौधे लगाना, तो ये मैम इसमें मैं थोड़ी बोर नहीं होती थी, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते रहे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे बड़ी वही चीज़ है कि जब आप लगातार इतने सालों के लिए, और वैसे भी ये जो हमारी एकेडमिक जर्नी है, जैसे आपने यूजीसी नेट किया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी की तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक बार में एग्ज़ाम दिया हो गया, बहुत लंबी जर्नी है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी लेके चलना चाहिए, जैसे कि पूनम ने बोला, पेड़-पौधे लगाना है, डायरी लिखना है, तो ये चीज़ें बिल्कुल मोटिवेशन बना रहता है। कई बार हम पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिस चीज के लिए आप खुश हो, जो चीज आपको एक्साइट करे, आपका थोड़ा मूड सही हो, सो बिल्कुल सही बात है। एक और जो सबसे कॉमन डाउट आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आती थी, और पेपर वन और पेपर टू का, जैसे आपका जो स्कोर है वो बहुत बैलेंस्ड है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बैलेंस्ड स्कोर रखो। तो पहले तो आप अपना पेपर वन पेपर टू का स्कोर बताओ एक बार स्टूडेंट्स को, और आपने कैसे पेपर वन पेपर टू को मैनेज किया, या जनरली टाइम मैनेज कैसे किया, वो आप बताओ। तो मैम मैं अपना जनरली सबसे पहले मैम मैं अपना स्कोर बताना चाहूंगी। मेरा मैम फर्स्ट पेपर में 33 स्कोर है, एंड मैम सेकंड पेपर में मेरा 78 है। तो मैम 78 में मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा स्कोर होता है। हम्म। तो और मैम टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैम मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मैं योगा वगैरह करती हूँ, तो वो हम्म। 5 मिनट 10 मिनट अपना एक्टिविटी को देना। उसके बाद सुबह में मैम मैं रिवीजन करती थी, जो भी तुम्हारा फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, हम्म। तो ये है। और मैम ये है कि ज्यादा एकदम रट्टा इतने बड़े बड़े नोट्स लेके नहीं बैठना है, छोटी छोटी चीजों को करते जाना है, एक साथ ज्यादा लेके नहीं बैठना है। तो मैम वो है। और मैम मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मैम हम्म। मैं 9 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, वहां से मैम 6:30 बजे आती थी। फिर अपना फैमिली में जो भी है खाना पीना जो हुआ, उसके बाद मैम फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। 12 12 11 ये मेरा रहता था। और मैम टाइम की बात करूँ, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की सेपरेटली, तो मैम वो फर्स्ट पेपर का मेरा ये रहता था, 9 से 12 या 1 मेरा फर्स्ट पेपर को मैं अपना देती थी। और उसके बाद का जो भी मेरा टाइम है वो अपने सेकंड पेपर को देती थी, क्योंकि मैम हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है कॉमन पेपर होता है, उसमें हमें कोई डिक्टेशन नहीं बनानी है, केवल हमें एक बिल्कुल। क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसको पास करना है बस। तो उसमें हमें ज्यादा हम्म। टाइम नहीं देना है। तो मैम यही था मेरा टाइम टेबल। हाँ।
और एक और चीज है, जैसे आपने फर्स्ट पेपर में कैसे तैयारी की? जैसे इस बार का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इतनी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हुई कि वो 30 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाए। ठीक है, चलो 40-35 क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है, बट मुझे लगता है कि 30-32, जैसे आपने बोला 30, इतना तो हम कर सकते हैं। तो पेपर वन में यूनिट वाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही कि मतलब मुझे डीआई वगैरह कंप्लीटली छोड़ देना है? जो बच्चे बोलते हैं कि मैं इस यूनिट को बिल्कुल छोड़ दूंगा, जैसे डीआई मैथ्स को सबसे पहला वही थॉट आता है कि इसे तो बिल्कुल छोड़ दे, तो आपने ऐसे कैसे यूनिट वाइज सोचा कि मुझे किस यूनिट में कितना स्कोर करना है या कैसे? तो मैम मैं यूनिट वाइज बात करूँ तो मैम मैंने मैथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मैथ पे मैंने डीआई की भी प्रैक्टिस करी थी, 2 डीआई मैं कंपलसरी करती थी। और मैम मैथ मेरा वीक था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैथ में मैम मैं थोड़े बहुत ईज़िली क्वेश्चन कर लेती थी। तो हम्म। मैम मैथ डीआई मैंने दोनों को टाइम दिया है एंड मैम और ये होता है मैम जो हमारी यूनिट्स बाकी बची हैं उनमें हम 99.9 परसेंटाइल अपना नहीं दे सकते हैं। तो मैम उसके लिए तो मैं डीआई मैथ को लेके चलना पड़ेगा, डीआई मैथ के बगैर नहीं हो सकता मैम, तो हाँ, उन पे थियरी में मतलब आप श्योर हो ही नहीं सकते कितना भी पढ़ लो, बिल्कुल सही बात। हम्म। करना पड़ेगा मैम। और मैम मैंने कंप्यूटर और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए अदिति मैम का देखा था, वो मैम बहुत गजब पढ़ाती हैं। बिल्कुल। मतलब मेरे नो डाउट। पिछले अटेम्प्ट में मैं अदिति मैम को जानती भी नहीं थी, आपके उससे हैं हम्म। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन इस अटेम्प्ट में मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि अदिति मैम का पढ़ के देखो, आपका कंप्यूटर अच्छा हो जाएगा। वो मैम वाकई में मैंने जीरो से शुरू किया था और मैम मुझे बहुत नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में मैम से पढ़ के। चलो बिल्कुल। ये पेपर और पेपर टू का क्या रहा? जैसे आपने पेपर टू का कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया? कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको सबसे ज्यादा फोकस किया, या कौन से टॉपिक, वो आप बताओ कि 78, चलो 75+ हम कैसे सही कर सकते हैं पेपर टू में? तो मैम इसके लिए मैंने सबसे ज्यादा अपनी फर्स्ट यूनिट एंड थर्ड यूनिट एंड सेकंड यूनिट को अपना दिया था। जो क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जिनका रहता है, बिल्कुल। और मेरा मैम फर्स्ट यूनिट का मेरा ये था, मेरा एक भी थिंकर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं गया है मेरा। अगर वेरी मैं गुड। 100 वाले पीवाईक्यू लगा रही हूँ तो 10 में से 10 मेरे आ ही रहे हैं मैम, तो उसका बिल्कुल। मतलब थिंकर पढ़ने में मैं इतनी डूब जाती थी। मुझे हर थिंकर इतना अच्छा लगता था पढ़ने में, मैं बोरियत के साथ कभी नहीं पढ़ी मैम। मैं एक इंटरेस्ट बना के पढ़ी और मैंने मैम सोसाइटी के साथ रिलेट करके पढ़ा हमेशा उन चीजों को, तो मैम मुझे समस्याएं नहीं आई। तो सबसे ज्यादा आप 3 यूनिट्स को दो अपना टाइम, और जो 4 यूनिट्स हैं उसमें करंट का भी आ जाता है समटाइम्स, जैसे कि फोर्थ बिल्कुल। फिफ्थ यूनिट है और 10 यूनिट में भी आ जाता है करंट का, तो मैम उनको हम थोड़ा इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं रहता है उनका, तो उनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन अपना 3 यूनिट अगर आपने 100% अपना कंप्लीट कर लिया, सॉलिड कर लिया, तो आपका हो जाएगा मैम। और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या था? मतलब आप सिर्फ वीडियोस देख के क्वेश्चन करते थे या आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करते थे? क्या सारी चीजें थी? तो मैम इसके लिए मैं ये जैसे मैं यूट्यूब से कोई भी आपका लगा रही हूँ या कुछ भी, तो मैम मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ रही हैं आराम से मैं ऐसे देख रही हूँ, नो, मैं आपको मैम पुश कर देती थी, जैसे आपका वीडियो चल रहा है हम्म। मैं खुद पढ़ती थी क्वेश्चन को, खुद समझती थी, फिर मैं मन ही मन मतलब अपना थोड़ा लगा लेती थी कि ये वाला क्वेश्चन होगा सही। तो मैम हाँ। ऐसे करके मैं यूट्यूब से पीवाईक्यू लगाती थी एंड जो मैम मुझे नहीं आ रहा है उसको मैं साथ के साथ एक कॉपी पेंसिल लेके बैठती थी, उसको मैं रिटन करती जाती थी। हम्म। और एंड मैम पीवाईक्यू जैसे मैं अपने लगाती थी, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का ले रखा था, आपके भी थे, तो हम्म। मैम उसके लिए मैं क्या करती थी, जैसे मेरे जो गलत जा रहा है उसको मैं प्रॉपर चारों जो ऑप्शंस थे उनको प्रॉपर पढ़ती थी एंड नोट करके जाती थी मैम, और उनको तुरंत के तुरंत रिवाइज करना थोड़ी देर बाद ही, तो मैम ये मेरा बिल्कुल। अच्छा, और जैसे आपने बोला कि आपने जैसे सोशियोलॉजी का प्रीमियम बैच लगा था, तो वो आपको किस तरीके से हेल्प किया? मतलब चाहे पेपर वन हो, पेपर टू हो, कैसे? क्योंकि आपका ऑब्वियसली बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, तो आपके लिए वो चीजें कितनी हेल्पफुल रही? तो मैम ये ऐसा था, जैसे कि एक कोरा कागज होता है, एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए एबीसीडी सिखाने जैसा होता है ना, वैसे आपने मुझे सोशियोलॉजी सिखाई है मैम। अच्छा। तो मैम आपका थैंक यू मैम। इतना आपकी वजह से ही मैम मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो पाया है, वरना मैं मैम सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा एजुकेटेड मतलब मुझे कभी मिल पाएगा, मैंने मतलब मैम आपसे मिलके हो गया, बस ये है मैम। सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल इट्स माय प्लेजर। और कुछ ऐसी पर्सनल स्ट्रेटेजी है? देखो, लाइफ में हम बहुत डिमोटिवेटेड फील कई बार ऐसा हो जाता है कि लो फेज आता है, तो आपके साथ अगर ऐसी कोई चीज हुई, मतलब जो, मतलब वो आप चीज बता पाओ स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे खुद को मोटिवेट रख सकते हो, या आपने अपने आप को उस फेज से कैसे निकाला? कोई भी ऐसी पर्सनल चीज आप चाहो तो शेयर करना। मैम मैं डिमोटिवेट इतनी होती थी, मैं अकेले में रोने लग जाती थी, और समटाइम्स मैम बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं गांव से हूँ मैम, तो मैं भैंसों का भी काम करके जाती थी, अपना बिल्कुल। घर में भी हाथ बटाती थी,
तो मैम गाँव के लोग पूछते थे क्या कर रही हो ये वो, मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी मैम, कुछ बता नहीं सकती। लेकिन मैम उस टाइम पे ही आपको डिमोटिवेट नहीं होने देना है बिल्कुल भी। उस टाइम पे अपना 100% और ज़्यादा देना है, झोंक देना है अपने आप को, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम हम्म, ज़ीरो हैं, तो इसलिए अपना 100% दो। उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है। जिस टाइम पे आप डिमोटिवेट होते हो, बिल्कुल। बहुत टफ होता है ये सब करना, लेकिन आप कर सकते हो। उस टाइम पे मोटिवेटेड रखना अपने आप को, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये है मैम मेरा। हाँ, जो लास्ट कुछ ऐसे 4-5 टिप्स जो आप स्टूडेंट को देना चाहो कि अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो मैम इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे फर्स्ट आपको निरंतरता बनाए रखनी है। बिल्कुल। और सेकंड मैम ये कहना चाहूँगी, भगवान पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। और थर्डली मैम ये मैं कहना चाहूँगी, रिवीजन करें, प्रॉपर रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएँ एंड अपने आप पे ट्रस्ट बनाए रखें। एंड थर्डली मैम ये कहना चाहूँगी, अपने आप को थोड़ा अच्छा मतलब फ़ील कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते रहें। जैसे कि मैं करती थी, डायरी लिखती थी, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करती थी एंड मेरे को पेड़-पौधे लगाने का बहुत शौक है, तो वो भी करती थी। और समटाइम्स मैम मेरे को चावल बहुत पसंद है, तो वो मैं बना के खा लेती थी, तो मैम मेरा डिप्रेशन सारा दूर हो जाता था। चलो, बिल्कुल सही बात है। और एक और लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इस बार का या जो भी हमारा भी यूजीसी नेट का पैटर्न चल रहा है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। मतलब ऐसी चीजें पूछी जा रही है जिसका शायद उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ रैंडम आपको फैक्ट पूछ ले गए, जैसे पिछले जून एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली गई। तो आपका क्या कहना है कि स्टूडेंट को, क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो कुछ स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीजों को किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनका जो वेटेज है वो अराउंड 10-15 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। सो उन चीजों को हम कैसे हैंडल करें या किस तरीके से प्रिपेयर करें? तो मैम ये मैं कहना चाहूँगी, इन ये चीज़ें आएँगी, हर बारी आएँगी, आप इनको नहीं छोड़ सकते। तो सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते, नहीं बदल सकते हो। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बदल लो। तो मैं यही कहना चाहूँगी। उन चीज़ों से शिकायत करने से नहीं होगा आपका जेआरएफ। उन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, रो के करना पड़ेगा, हँस के करना पड़ेगा। सो मैम मैं यही कहना चाहूँगी इसके लिए। चलो, सो आई होप आप सभी को पूनम जी की जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। देखो, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें, बट पढ़ने के साथ आप बाकी सारी चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आप अपने आप को कितना मोटिवेट रखे हो, आप दोनों पेपर्स को कैसे बैलेंस करते हुए चल रहे हो, नोट्स कैसे बना रहे हो, रिवीजन कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको शेयर की, जैसे कल मैंने आपको चंचल की स्ट्रेटेजी शेयर की थी जिन्होंने 80 क्वेश्चन पेपर 2 में सही किए हैं, पूनम जी जिन्होंने 78 क्वेश्चन सही किए हैं, दोनों की स्ट्रेटेजी में एक कॉमन चीज आपने नोटिस की है, दोनों ने क्या किया, पीवाईक्यूज के भी नोट्स बनाए। मतलब जब क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसको भी लिखा है कि क्या चीजें हैं, मतलब क्या न्यू इन्फॉर्मेशन, और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, अगर हम लोग पेपर 2 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देखें तो लगभग आपके 50 to 60% है जो आपका पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। या तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वो अपने 60% पे फोकस करो। फिर 60 से अगर आपको 80 तक आना है तो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे पूनम जी ने भी बोला, कल चंचल ने भी बोला कि सेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, एपी के क्वेश्चन, गेट एग्जामिनेशन के, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में करवाती हूँ, चाहे प्रीमियम हो यूट्यूब हो, हम लोग करते हैं। तो ऐसे आप 80%, फिर वो 80 से 90 हमें पहुंचना है ना, तो उसके लिए आपको अपनी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप वो 80 के लिए तैयार हो जाओगे ना तो आप अपने आप 85-90 तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि जब हमारी वो अप्रोच डेवलप हो गई है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चॉइस एलिमिनेशन कैसे लगाना है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीख जाते हैं। सो आई होप ये जो सेशंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट है तो आप जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूनम जी और मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। 3 PM पे मेरी रेगुलरली यूट्यूब क्लासेस होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, उसको आप जरूर फिल कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफाई हुआ है तो जेआरएफ के लिए प्रपोजल के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगा, और अगर आपका नहीं भी हुआ है तो आप काउंसलिंग के लिए भी फिल कर सकते हो, जेआरएफ अड्डा टीम जो है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू पूनम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस और स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। एंड आई होप इसी तरह से आप और भी अचीवमेंट्स करते रहोगे, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी करने का जो
सपना है वो भी जरूर पूरा करोगे। थैंक यू सो मैम। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कुछ बोलना थैंक यू चाहोगे? मैम। जी मैम। हम्म। मैम को प्लीज जो भी आप जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं मैम से आप जरूर पढ़िए। मैम मतलब बहुत ज्यादा समझा के अच्छे से पढ़ाती हैं। प्लीज मैम को एक बार समझिए, पढ़िए, बहुत मतलब हेल्प करती हैं मैम। चलो, so thank you so much for your kind words and thank you so much all of you. Don't forget to like and share the video. Comments में congratulations जरूर बोलिएगा पूनम जी को, एंड इसी तरह से मिलेंगे और सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।